तो क्या इसको आप असॉल्ट कहोगे? अगर ऐसा मान लिया जाए तब तो बी मर ही जाएगा, एक ही गोली चला ही देगा। एग्जाम देने के लिए डेफिनेशन पढ़ लो, यही लिख के आ जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस में एक की जान चली जाएगी। मैं आपको समझाने वाला हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कैसे काम करता है और किस तरीके से आप एक एस्टेब्लिश्ड मीनिंग को दूसरे तरीके से जज साहब को समझा सकते हैं, कोर्ट को समझा सकते हैं और अपने फेवर में आप डिसीजन ले सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि लॉ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम करता है। मैंने कहा था कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, उसके बारे में ही कुछ ये जानना चाहते हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। यस प्लीज आप बता सकते हैं। आपका नाम है कृष्ण। थोड़ा सा इधर ही आ जाएं तो कैमरे की रेंज में रहेंगे। हाँ बताइए। तो लॉ कैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फील्ड में काम करता है? ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस बात का जवाब आप लोग समझ गए तो डेफिनेटली आपका लॉ पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने असॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी है कभी? जी सर। पढ़ी है असॉल्ट? जी सर। हिंदी में हमला बोलते हैं इसको। पहले ये सेक्शन 351 इंडियन पिनल कोड हुआ करती थी। आज की डेट में कितना है? 130 भारतीय न्याय संहिता। क्या पढ़ा है आपने इसके बारे में? तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि किसी भी जिस पर्सन के ऊपर असॉल्ट हो रहा होता है, अगर उसको कोई ऐसी एप्रीहेंशन होती है कि कुछ डेंजर, कोई उसके साथ कोई क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा बिना उसकी कंसेंट के, तो उस वाले सेंस में हम बोलते हैं कि असॉल्ट एक कमिट हो गया। जैसे कि कोई दुकान में खड़ा है, कोई आके अपने ये ऊपर कर दे या कॉलर ऊपर करके डराने की कोशिश करे, इतना हमने इस सेंस में असॉल्ट को पढ़ा है। ओके, मैं आपको बताता हूं कि क्या पढ़ाया जाता है, और ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं गलत पढ़ाया जाता है, पढ़ाया सही जाता है, लेकिन किसी भी वर्ड का, किसी भी प्रोविजन का जो एक्चुअल मीनिंग निकलता है ना, वो जब तक आप किसी दूसरे प्रोविजन के साथ नहीं पढ़ लेते उसको, तब तक नहीं पता चलेगा। जहां जहां असॉल्ट वर्ड यूज हुआ उन प्रोविजंस पर जाइए, उनको आप पढ़िए और असॉल्ट की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। देन आपको पता चलेगा कि जो मीनिंग आपको बताया गया है कि वो परफेक्ट फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर आपको बताई गई डेफिनेशन और जो प्रोविजन आप पढ़ रहे हैं असॉल्ट में जहां पर लिखा हुआ है, उन दोनों में कहीं कंट्राडिक्शन नहीं आया, तब तक मीनिंग ठीक है। कब तक ठीक है? जब तक कंट्राडिक्शन नहीं आता। और जिस समय कंट्राडिक्शन आ गया तो अब दो ही बातें होंगी कि या तो आप असॉल्ट की डेफिनेशन ठीक मान लो तो ये प्रोविजन ठीक नहीं है, इस प्रोविजन को इस तरीके से ठीक मानोगे तो असॉल्ट की डेफिनेशन ठीक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और एक रूल होता है इंटरप्रिटेशन का, उसको बोलते हैं हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। पढ़ा होगा आप लोगों ने। हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि ऐसी इंटरप्रिटेशन की जाएगी दोनों प्रोविजंस की कि ये वाला प्रोविजन भी बना रहे, ये भी यूज हो सके, और ये वाला प्रोविजन भी बना रहे, ये भी यूज हो सके। ऐसी इंटरप्रिटेशन करने के बाद मीनिंग निकाला जाए। मैं असॉल्ट की डेफिनेशन पर आपको लेकर चलता हूं। असॉल्ट की डेफिनेशन एक्चुअल में ये है कि किसी भी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की तरफ कोई भी जेस्चर किया, कोई भी अपने हाव भाव किसी दूसरे की तरफ किए। आपने कितनी बार देखा होगा, अगर आप बच्चे रहे तो आपको याद होगा कि आपकी माता श्री किसी गलती के ऊपर आपको थप्पड़ तो नहीं मारना चाहती है, लेकिन आपको डराना चाहती है थप्पड़ दिखाकर। जैसे ही कोई आदमी करता है ना ऐसे करके, इट मींस सामने वाले को ये लगता है कि अब मेरे ऊपर थप्पड़ पड़ने वाला है। अभी पड़ा नहीं है, थप्पड़ पड़ने वाला है। इट मींस ये जो जेस्चर किया ना ऐसे करके, ये जेस्चर है, हाव भाव है ये। इससे ऐसा सामने वाले के मन में एप्रीहेंशन आया, ऐसा डर पैदा हो गया कि अब तेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। अब जिस समय ये दोनों बातें कनेक्ट हो जाएंगी, एक किसी पर्सन का जेस्चर
प्लस जिसकी तरफ ये जेस्चर हुआ उसके मन में एप्रीहेंशन इस बात का कि अब तेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज होने वाला है, देन इस जेस्चर को कहेंगे कि इट इज असॉल्ट, हमला। ठीक है, साधारण भाषा में लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। कॉमन पार्लेंस में जब चोट लग जाती है तब कहते हैं कि असॉल्ट कर दिया इसने मुझे। आपने कितने लोगों को सुना होगा जब थप्पड़ पड़ जाता है ना तब कहते हैं कि इसने मुझे असॉल्ट कर दिया। लेकिन भैया कानूनी भाषा में वो तो क्रिमिनल फोर्स हुआ है। कानूनी भाषा में थप्पड़ टच होने से पहले पहले का जो रास्ता है यहां तक असॉल्ट है, जैसे ही थप्पड़ पड़ गया ना तो वो तो क्रिमिनल फोर्स हो गया, असॉल्ट खत्म। असॉल्ट तो यहां से चला हाथ और गाल तक गया, टच होने से पहले पहले असॉल्ट और टच हो गया तो क्रिमिनल फोर्स। मैं क्यों आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, इस बात को दिमाग में बैठा लेना कि जब तक नहीं होगा, सपोज मैं थोड़ा सा दूसरे वर्ड्स में आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है आगे आगे ऐसे चल रहा है और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब पीछे से आपने एक डंडा उठाया और आपने सोचा इसके सिर में मार देता हूं, आपकी दुश्मनी है उसके साथ, आपने सोचा इसके सिर में मार देता हूं। आपने उठाया और ऐसे मारने की कोशिश करी, लेकिन आपका माइंड चेंज हो गया, सिर में लगने से पहले ही आपने डंडे को वापस कर लिया। अब क्योंकि आगे चलने वाले का मुंह आगे की तरफ था तो उसे पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर कोई असॉल्ट हुआ है या मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल फोर्स का यूज होने वाला था। इट मींस उसके माइंड में कोई एप्रीहेंशन नहीं हुआ। तो क्या इसको आप असॉल्ट कहोगे? क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दैट सेक्शन 351 आईपीसी और 130 बीएनएस और बीएनएस, इसके सामने वाले के मन में एप्रीहेंशन होना चाहिए, द क्रिमिनल फोर्स इज अबाउट टू यूज, उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज होने वाला है। अगर यही डेफिनेशन देखी जाए तो जो अभी मैंने एग्जांपल बताया, पीछे से चलने वाला और डंडा उठा के मारने वाला बट वापस लेने वाला, इट डज नॉट क्वालिफाई द वर्ड असॉल्ट। असॉल्ट नहीं हुआ और यही पढ़ाया जाता है और सच्चाई भी यही है। आप सेक्शन पढ़ोगे तो यही मीनिंग निकलता है। लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कैसे काम करता है और किस तरीके से आप एक एस्टेब्लिश्ड मीनिंग को दूसरे तरीके से जज साहब को समझा सकते हैं, कोर्ट को समझा सकते हैं और अपने फेवर में आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। पढ़ा है आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो उसके लिए पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। बहुत सारे लोग इसके बारे में आपको बता देंगे कि हाँ सबको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, और ये कहती है कि उतना राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कि कुछ मैटर्स में तो आप सामने वाले की डेथ भी कर सकते हैं। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें आप डेथ को छोड़कर कुछ और चोट पहुंचा सकते हैं। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या किसी ने यह बताया कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता क्या है? आप बताइए मुझे कि आप अपनी कॉमन सेंस से बताइए कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता क्या है? तो जब आपको कोई एप्रीहेंशन हो कि आपको कोई हर्ट होने वाला है एंड उसको हर्ट को अवॉइड करने के लिए आप कोई ओवर अटैक करे तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। वो आपने एक्ट किया है, जो आप ना उसको ओवर्ट एक्ट, मतलब उसको थ्वार्ट करने के लिए, उस जो असॉल्ट आपके ऊपर हो रहा था उसको थ्वार्ट करने के लिए आपने जो एक्ट किया वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया है। नॉट कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया। मैं पूछना चाह रहा हूं डेफिनेशन क्या है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, मैं बताता हूं, नहीं बताते लोग। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़, अप्रोक्सीमेट 150 करोड़ जनता है। पुलिस कितनी है अपने पास आपकी रक्षा करने के लिए? मुझे लगता है कि शायद आप आंकड़े देखेंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा, बट मैं ये मान के चल लेता हूं कि 1000 लोगों पर एक पुलिस ऑफिसर है। क्या वो पुलिस ऑफिसर हर समय आपके साथ रह सकता है? नहीं रह सकता, 1000 लोगों के साथ नहीं रह सकता। लेकिन आप स्टेट के सब्जेक्ट हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हम सभी सिटीजन्स, हम स्टेट के सब्जेक्ट हैं। स्टेट के सब्जेक्ट हैं का मतलब हमने अपने आप को स्टेट को सौंप दिया है
और स्टेट ने बोला है कि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मैं करूं। स्टेट करेगा हमारी सुरक्षा और हमारे खाने पीने का इंतजाम। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हमारी सुरक्षा कैसे करेगा स्टेट, और उसने सुरक्षा के लिए क्या किया हुआ है, साधन क्या बनाया हुआ है सुरक्षा के लिए? पुलिस फोर्स। स्टेट के पास है पुलिस फोर्स मेरी सुरक्षा के लिए, बट मेरे साथ पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, मेरी सुरक्षा कैसे होगी? और ना रह सकता है, प्रैक्टिकली रह भी नहीं सकता। प्रैक्टिकली आप ये करना चाहोगे तो 150 करोड़ में से आधी जनता आपको पुलिस बनानी पड़ेगी, आधी जनता रखनी पड़ेगी, तभी एक के साथ एक आप अटैच कर पाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए स्टेट क्या कहता है कि देखिए जनरली तो मैं करूंगा आपकी रक्षा, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ कि शायद उस समय मैं आपको सुरक्षित करने के लिए अवेलेबल ना हो। तो उस दौरान जब मैं, देखिए बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनना। ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको इतना हेल्प करेगा ये पॉइंट जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, कि अगर मैं नहीं हूं आपको सुरक्षित करने के लिए, देन उस पीरियड के लिए मैं स्टेट आपको एक राइट देता हूं। उस समय के लिए आपको एक राइट मिला हुआ है, और राइट ये है कि अपनी सुरक्षा आप खुद कर लेना उस पीरियड में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं हूं आपके साथ उस समय, इट मींस स्टेट है आपके साथ, इट मींस पुलिस है आपके साथ, देन आपको राइट नहीं है कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। कब है आपको राइट? जब स्टेट अवेलेबल नहीं है आपकी सुरक्षा करने के लिए, तो स्टेट कहता है कि मैं आपको एक राइट दे देता हूं, और इस राइट का नाम देता हूं मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता क्या है कि जो ड्यूटी स्टेट की है आपको सिक्योर रखना, वो जिस समय स्टेट नहीं कर पा रहा है, तो उतने पीरियड के लिए, उस विंडो के लिए जो स्टेट ने आपको राइट दिया कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेना, दैट इज कॉल्ड राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो पहले तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कहां से आ रहा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस को पढ़ते पढ़ते, पहले सेक्शन हुआ करती थी सेक्शन 96, और 96 इंडियन पीनल कोड, वो ये कहती है कि हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा। और एक सेक्शन है, आई थिंक 97 ही है इंडियन पीनल कोड की बात कर रहा हूं, तो ये कहती है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है, अगेंस्ट बॉडी भी है। यानी अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको अपनी प्रॉपर्टी सुरक्षित करनी है, और मैं नहीं हूं, मैं बोले तो स्टेट नहीं हूं, तो भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के लिए। और प्रॉपर्टी की बजाय आपकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, और मैं नहीं हूं, बोले तो स्टेट नहीं हूं, तो भी आपको अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए आपको राइट है। और इस राइट का यूज करते करते आप क्या कर सकते हैं, तो वहां कुछ सेक्शंस हैं जो ये बताती हैं कि इस राइट का प्रयोग करते हुए अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने के लिए, अपनी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए आप सामने वाले को हार्म कर सकते हो, लेकिन कितना हार्म कर सकते हो? जितना रीजनेबल होगा, जितना आपकी बॉडी को बचाने के लिए चाहिए, जितना आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए चाहिए, उतना हार्म सामने वाले को कर सकते हो। अब जब एक सेक्शन है 100 सेक्शन आज की डेट में शायद 38 है, वो ये कहती है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते करते आप सामने वाली की डेथ भी कर सकते हो, बट वो सामने से एक असॉल्ट होना चाहिए आपके ऊपर। जो बात मैंने शुरू में करी थी असॉल्ट की, वो कहां आ रही है अब? जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस में सेक्शन नंबर 100 आप लोग पढ़ रहे हैं, आप खोल के देख लेना, वहां पर कुछ शायद 6 क्लॉज लिखी है।
उन हर क्लॉज में ये लिखा है कि जब असॉल्ट ऐसा हो, अगर नहीं रोका गया इस असॉल्ट को, तो आपकी डेथ हो जाएगी। आपके ऊपर एक असॉल्ट हो रहा है, अगर उस असॉल्ट को नहीं रोका गया तो उस असॉल्ट का परिणाम क्या होगा? आपकी डेथ। इट मींस ऐसे असॉल्ट को रोकने के समय पे आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं और इतना हार्म कर सकते हैं सामने वाले को जो असॉल्ट कर रहा है कि उसकी अगर डेथ हो जाती है तब भी कोई बात नहीं, आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में डेथ की है, वो मर्डर नहीं माना जाएगा, वो एक जर्नल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाए। इसी तरीके से कैटेगरीज लिखी हैं, लगभग 6 कैटेगरी वहां पर लिखी हैं कि अगर असॉल्ट ऐसा है कि उस असॉल्ट को नहीं रोका गया तो रेप हो जाएगा, तो आप सामने वाले की डेथ तक कर सकते हो। इसी तरीके से 6 कैटेगरी लिखी है, लेकिन सबका क्रक्स क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूं। क्रक्स है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है जब आपके ऊपर असॉल्ट हो रहा होगा, और अगर असॉल्ट नहीं हो रहा होगा तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, एक बार और रिपीट करूंगा, अटेंशन आप लोगों की। राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू जब होता है जब किसी के ऊपर असॉल्ट हो रहा होगा, और अगर असॉल्ट नहीं हो रहा होगा तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू नहीं होगा। शुरू नहीं होगा का मतलब आप सामने वाले को हार्म नहीं कर सकते, अभी आपको अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा का अधिकार शुरू नहीं कर सकते। एक सेक्शन और है, इन्हीं के बीच में है सेक्शन 97, जहां पे लिखा गया है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये अपनी बॉडी की रक्षा के लिए भी है, अपनी बॉडी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, और दूसरे की बॉडी और दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए भी है। ये बहुत ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द his own body and property and others body and property, दोनों का। अर्थात मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो ये सपोज यहां पर ए है और यहां पर एक बी है। ए ने ऐसा असॉल्ट किया है बी के ऊपर कि अगर इस असॉल्ट को ना रोका जाए तो बी की डेथ हो जाएगी। और बी ने, असॉल्ट का मतलब क्या है, अगेन मैं असॉल्ट की डेफिनेशन पे जाता हूं। असॉल्ट का मतलब क्या है कि ए ने कोई ऐसा जेस्चर किया है, इसकी तरफ गोली तान दी है, गोली चला दी है, डंडा मार दिया है, तलवार चला दी है, वो जेस्चर है, और वो ऐसा जेस्चर है कि इस व्यक्ति के माइंड में एप्रीहेंशन हो गया कि अगर ये पूरा हो जाता है तो इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, बी की डेथ हो जाएगी, ऐसा क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। तो अब यहां पर बी को राइट है कि इस असॉल्ट को रोक दे और अपने हार्म को बचा ले। तो ऐसे असॉल्ट को रोकने के लिए बी को पावर मिली हुई है कि वो एक्स की डेथ तक भी कर सकता है। एक्स की डेथ तक भी कर सकता है का मतलब डेथ ही करेगा ऐसा नहीं है, वो ऐसे फोर्स का यूज कर सकता है जिससे कि ये असॉल्ट रुके, और इस असॉल्ट को रोकते रोकते अगर उसकी डेथ भी हो गई तब भी कोई बात नहीं। ये है असॉल्ट की डेफिनेशन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस की। लेकिन अब मैं एक नई सिचुएशन दिखाता हूं। ये व्यक्ति जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आगे की तरफ इधर मुंह करके ये चले जा रहा है, पीछे से इसने ए ने गोली चलाई बी के ऊपर। अब क्योंकि बी का मुंह आगे की तरफ है तो पता ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर ए ने गोली चला दी है, अर्थात इसके माइंड में एप्रीहेंशन नहीं हुआ कि अब इसकी डेथ होने वाली है, इसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज होने वाला है, अर्थात अभी तक असॉल्ट नहीं हुआ, एज पर डेफिनेशन असॉल्ट नहीं हुआ। लेकिन इसका मुंह तो इधर है, मैं कहता हूं यहां पर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है, उसने ये देख लिया कि ए ने इस पर गोली चलाने वाला है, और अगर ए को नहीं रोका गया, ए के असॉल्ट को नहीं रोका गया तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो यहां पर पुलिस ऑफिसर को राइट है कानून से कि वो अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी और दूसरे की बॉडी और दूसरे की प्रॉपर्टी को भी सुरक्षित कर सकता है और इस असॉल्ट को रोक सकता है
और इस रोकने में इस ए की डेथ तक भी कर सकता है। बट उस सेक्शन में शुरुआत कहां से होती है? व्हेन असॉल्ट ऐसा है, अर्थात राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू करने के लिए पहले असॉल्ट चाहिए, और असॉल्ट के लिए इस व्यक्ति के माइंड में एप्रीहेंशन होना चाहिए, जो हुआ ही नहीं। इस सिचुएशन में नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये असॉल्ट नहीं है, और अगर ये असॉल्ट नहीं है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां बोला राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज दोनों लोग कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकता है, वो स्वयं भी व्यक्ति कर सकता है जिस पर असॉल्ट हो रहा है, लेकिन पहले असॉल्ट तो हो। तो जो डेफिनेशन हमने देखी, आपने बताई, उसमें अभी तक ये एक्शन ए का असॉल्ट नहीं था, क्योंकि जिस पर ये गोली चला रहा है उसके माइंड में एप्रीहेंशन नहीं हुआ, तो असॉल्ट नहीं है। असॉल्ट नहीं है तो ना तो इसको राइट है इसे मारने का, ना ही इस पुलिस ऑफिसर को राइट है। अगर ऐसा मान लिया जाए तब तो बी मर ही जाएगा, एक ही गोली चला ही देगा। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि यहां पर इस पुलिस ऑफिसर को पावर है कि ऐसे असॉल्ट को रोक दे जो ए कर रहा है बी के ऊपर, जिससे कि बी की जान बच सके, बी की लाइफ बच सके। तो पुलिस ऑफिसर यहां से पहले ही इसके असॉल्ट के लिए इसके हाथ पर गोली चला देगा। जैसे ही इसने देखा कि ये गोली चला रहा है इस पर, तो इसके हाथ पर गोली चला देगा, जिससे कि उसकी गोली की डायरेक्शन चेंज हो जाए और बी बच जाए। और इस हाथ पर गोली चलाते चलाते अगर गोली चेस्ट पर लग गई और ये मर गया ए, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट अदर्स बॉडी, ये अपना राइट यूज किया था। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर? कुछ पिक्चर आई समझ में, कुछ आया समझ में? आपको क्या आया वो बताओ जरा। मैंने इस एग्जांपल से क्या समझाने की कोशिश, क्या आपको समझ में? सर कि असॉल्ट की कन्वेंशनल डेफिनेशन अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो असॉल्ट हुआ ही नहीं, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस लगेगा ही नहीं। बट उस वाले केस के अंदर एक पर्टिकुलर जो बी है, जान चली जाएगी विक्टिम है, उसकी लाइफ लॉस हो जाएगा। तो इस वाले केस में जो पुलिस ऑफिसर का एक्ट है वो हमें प्राइवेट डिफेंस मानना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट अदर पर्सन। तो फिर इसके लिए तो आपको डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी असॉल्ट की। पहले लॉ से बाहर तो नहीं जा सकते ना, तो पहले तो आपको डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी ना असॉल्ट की। डेफिनेशन कैसे चेंज हो? डेफिनेशन, अब प्रॉब्लम कहां आ रही है पता है? प्रॉब्लम आ रही है कि आपने अकेले में आइसोलेशन में 351 या 130 बीएस है और बीएनएस पढ़ी, तो आपको पढ़ा दिया गया कि जब तक इसके माइंड में एप्रीहेंशन नहीं होगा तब तक असॉल्ट नहीं होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जैसे ही आपने इस असॉल्ट की डेफिनेशन को राइट टू प्राइवेट डिफेंस में लिखे हुए वर्ड असॉल्ट के साथ पढ़ा और वहां की सिचुएशन के साथ आपने मैच किया, तो आपको पता चला कि यार कुछ गड़बड़ है, लगेगा कुछ गड़बड़, और अगर गड़बड़ है तो उसे ठीक किया जा सकता है। अर्थात आप इस डेफिनेशन को, असॉल्ट की डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं। सपोज ये एक व्यक्ति है ए, इसने असॉल्ट किया बी के ऊपर, लेकिन इस बी के ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज होने वाला है ऐसा एप्रीहेंशन बी के माइंड में नहीं हुआ, सी के माइंड में हो गया, बट स्टिल एप्रीहेंशन तो हो गया। बस चेंज क्या किया मैंने थोड़ा सा, कि ये पर्सन को चेंज कर दिया कि ये एप्रीहेंशन किसके माइंड में हुआ, स्वयं उसके माइंड में जिस पर असॉल्ट हो रहा है, या उसके किसी बराबर में खड़े व्यक्ति जिसने, जो देख सकता है इस चीज। इट मींस एप्रीहेंशन होना चाहिए, चाहे किसी के भी माइंड में हो जाए। अगर हम इस असॉल्ट की डेफिनेशन को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लें, तो क्या अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो डेथ कर दे एक ही? yes, बिल्कुल कर सकता है। डेफिनेशन में यहां पर भी है, यहां पर पुलिस ऑफिसर है, असॉल्ट इस पर हो रहा है, बट इसके माइंड में एप्रीहेंशन नहीं हुआ, इसके में हो गया, फिर भी असॉल्ट हो गया। और जैसे ही असॉल्ट शुरू हुआ तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्रिएट हो गया। इसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कि इसकी बॉडी भी बचा सकता है, अपनी बॉडी भी बचा सकता है, इसकी प्रॉपर्टी भी बचा सकता है, अपनी प्रॉपर्टी भी बचा सकता है, और ऐसा बचाने में इस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा हार्म कर सकता है जिससे कि ये गोली किसी दूसरी डायरेक्शन में चले या गोली चले ही ना। इट मीन बी को बचाना है। ऐसा क्यों हो पाया? अभी आप
डेफिनेशन बताओ मुझे असॉल्ट की, आपको कौन सी डेफिनेशन ज्यादा बेटर लग रही है? दूसरी वाली, क्योंकि दूसरी वाली के अंदर हमने थोड़ा प्रैक्टिकल चीज तो डाल दी कि एप्रीहेंशन किसी के माइंड में भी हो प्राइवेट। देखो हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं, लॉ में जो भी हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि उसका हम एप्लीकेशन करना चाहते हैं लाइफ में। अगर हमने बुक में पढ़ ली एक डेफिनेशन और उसका लाइफ में एप्लीकेशन ही नहीं हो सकता तो वो डेफिनेशन बेकार है। ऐसा लॉ बेकार है जिसका एप्लीकेशन ही नहीं हो सकता। इसीलिए हमको लॉ की इंटरप्रिटेशन ऐसी करनी होती है जिससे कि उसका एप्लीकेशन हो जाए। अगर असॉल्ट की डेफिनेशन इस तरीके से पढ़ें कि केवल और केवल उसी के माइंड में एप्रीहेंशन होना चाहिए जिस पर असॉल्ट हो रहा है, जिस पर क्रिमिनल फोर्स का यूज होने वाला है, तो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्यों ना हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लें। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये जब हो पाया जब मैंने असॉल्ट को रिलेट किया राइट टू प्राइवेट डिफेंस के साथ। अकेला मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ लूं, अकेला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं अकेला असॉल्ट पढ़ लूं, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अकेला अकेला पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज किया, दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं नई इंटरप्रिटेशन निकालने की मजबूरी हो गई। सेम मजबूरी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी हो जाएगी अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ध्यान देंगे। लॉ थ्योरी नहीं है, लॉ साइंस से भी बड़ा प्रैक्टिकल है। तो आप देख लेना जितने भी साइंस के स्टूडेंट होंगे वो लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल करते हैं। वो हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके वो रिजल्ट लाना चाहते हैं, उनका यूज चाहते हैं। ऐसे ही नहीं मैं केवल पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा हूं। आप एग्जाम देने के लिए डेफिनेशन पढ़ लो, यही लिख के आ जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस में एक की जान चली जाएगी। अगर वही डेफिनेशन आपने एप्लीकेशन करने की कोशिश की प्रैक्टिकल लाइफ में तो बी की जान चली जाएगी। लेकिन लॉ होता है बी की जान बचाने के लिए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आप लॉ पढ़ते हैं। आप इस एंगल को हमेशा ध्यान रखिए। जब आप एक वर्ड पढ़ लेते हैं ना तो उसको चेक करिए कि इसका रिलेशन कहां। आप वहां जाके इसके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करिए। इसमें टाइम लगेगा लेकिन जो रिजल्ट निकल के आए वो बड़े ड्रास्टिक चेंज लेकर आए। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कोशिश करता हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में थोड़ा सा दम आपको लगा होगा कि हाँ है। जी सर। तो आगे से आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे से ध्यान रखेंगे कि आपको लॉ को कैसे पढ़ना है। लॉ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं बोरिंग है, नो कोई बोरिंग नहीं। इतना इंटरेस्टिंग है ना लॉ कि आपको अगर आदत लग गई पढ़ने की तो आप दिन और रात एडिक्शन की तरह पढ़ोगे। बुरे लोगों के संगत में जाके एडिक्शन मिलता है लोगों को। यहाँ कह रहा हूं, जब आप लॉ की बुक्स के साथ में बैठोगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगा। आप नींद नहीं आएगी आपको, क्या सोचोगे यार और पढ़ लूं, इसमें क्या और आनंद आ रहा है, और पढ़ के देखूं, ऐसे इंटरप्रिटेशन करके देखता हूं क्या निकलता है। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट दोस्तों कि आप थ्योरी को, इसको लॉ को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ पढ़ो। सेपरेशन में मत पढ़ो, आइसोलेशन में मत पढ़ो, रिलेट करते चले जाओ, देखना आपको कितना आनंद आए। तो थैंक यू, आपने मुझे भी मौका दिया अपने आप को रिफ्रेश करने का। और बाकी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी एक कोई नई जानकारी जरूर मिली होगी। कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तब भी आप कमेंट करके बताइए कि नहीं जी हम आपकी बात से सहमत नहीं है, लेकिन साथ में रीजन जरूर बताइए कि आप क्यों नहीं। और हाँ, आपको लगता है कि रीजन लिखा नहीं जा सकता तो आप कृष्ण जी की तरह भी आप ऑडियो अपने हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं। आपके साथ भी हम इसी तरीके से चर्चा कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। हो सकता है हम भी कुछ सीख से, क्योंकि लॉ के फील्ड में कोई परफेक्ट नहीं होता, ऑल आर स्टूडेंट। और जब तक जिंदा है तब तक स्टूडेंट ही रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू, आपने समय निकाल कर यहाँ तक आए और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ ऐसे डिस्कशन होना चाहिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
थैंक यू सर। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।